हेलो बच्चों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का, और टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वीडियो में हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन बताएंगे और इसके बाद आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.1 के पहले 2 क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं। वीडियोस की लेंथ हम छोटी ही रखेंगे जिससे आप पूरे फोकस के साथ सारे क्वेश्चन सीख सकें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं एक बारी में ही सब कुछ नहीं बता दूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जितना जितना यूज़ होगा जिस वीडियो में उस हिसाब से बताते जाएंगे। ठीक है, एक बारी में सारे फार्मूले मेमोराइज कर लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। जितना समझाया जा रहा है फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देखते जाइए। तो पहली बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। 2 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको दी है। पहली डेफिनेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट वी से AP. An arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference of any two successive numbers is a constant. तो कभी भी हम नंबर्स को सीक्वेंस में लिखें और इस प्रकार की हर आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करने पे डिफरेंस सेम आए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें 2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो भी 1 आएगा, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो भी 1 आएगा। यानी कि हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस किया जा रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है हमेशा 1। तो जब भी हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस सेम आता है, तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे नंबर्स की लिस्ट को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर AP कहते हैं। इसी प्रकार ये जो दूसरा वाला है, इसको देखिए। पहली टर्म थी 3, अगली टर्म 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ये आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, एक सीक्वेंस दिया गया है। अब इसमें देखिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी 5 - 3, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2। इसी तरीके से 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2। यानी हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करने पर आपको डिफरेंस हर बार सेम मिल रहा है, हर बार डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं इसको। तो जब भी डिफरेंस आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करने पर सेम मिले, तो ऐसी सीक्वेंस को आप AP कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी देखिए। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, फिर से वही बात है, लिस्ट ऑफ नंबर्स कहिए या सीक्वेंस कीजिए, in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. हिंदी में इसका मतलब यह है कि हर प्रीसीडिंग टर्म, हर पहले वाली टर्म में जब आप एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएं, एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएं और अगली अगली टर्म ऑब्टेन करते जाएं, तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को आप AP कहते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए वही एग्जाम्पल लेंगे, पर डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज लगेगी आपको। तो प्रीसीडिंग टर्म थी 1, और इसमें जब मैंने 1 ऐड किया, जब मैंने इसमें 1 ऐड किया तो मुझे अगली टर्म मिल गई, और वो अगली टर्म क्या मिली? 2। फिर उसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 3 मिला, और फिर मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 4 मिला। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। क्या फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं 1। ठीक है, तो ये जब 1 हम ऐड कर रहे हैं हर प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। तो ये भी एक डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसी प्रकार से यहाँ पर एक नंबर है 3, फर्स्ट टर्म है 3, इसमें हमने ऐड किया 2, तो अगली टर्म आ गई 5, और फिर 5 में भी यही 2 ऐड करेंगे तो 7, फिर 7 में यही 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 में यही 2 ऐड करेंगे तो 11। सो हर प्रीसीडिंग टर्म में जब आप 2 ऐड कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। इसी प्रकार से ये थर्ड एग्जाम्पल एक बार देखिए। पहले फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करेंगे, यानी हर सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस सेम आता है। यही था, एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए। AP is a sequence of numbers such that the difference of any two successive numbers is a constant. तो 10 - 20 करेंगे तो -10 आया, 0 - 10 करेंगे यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो भी -10 आया, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो भी -10 आएगा। देखिए -10 - 0 इज -10। फिर
ये टर्म फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करेंगे। फिफ्थ टर्म है -20 और उसमें हम माइनस करना चाहते हैं -10 को, तो माइनस करना चाहते हैं -10 को, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और -20 + 10 हो जाएगा -10, राइट। तो फिर आपको -10 मिला एंड सो ऑन। तो आपने ऑब्जर्व किया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, इन सब का डिफरेंस सेम आया, यानी एक एपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगली बात, अगर सेकंड टर्म से जाए, सेकंड डेफिनेशन से जाए, तो सेकंड डेफिनेशन कहती है अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर टर्म ऑब्टेन की जाती है प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। तो ये प्रीसीडिंग टर्म है, पहली टर्म है 20, ठीक है। अब इसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया -10, तो फिर 20 - 10 आपको मिल गया 10। फिर इसमें आप -10 ऐड करिए, 10 - 10 तो आपको मिलेगा 0। फिर इस 0 में आप -10 ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा -10, -10 में -10 ऐड कीजिए तो मिलेगा -20, -20 में -10 ऐड कीजिए मिलेगा -30 एंड सो ऑन। तो आपने देखा दो डेफिनेशन से आप कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो कीजिए, वो डेफिनेशन याद कीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं एकदम, ठीक है बच्चों। तो ये था एपी का डेफिनेशन। अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। किसी भी एपी या किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से। पहली टर्म को हम कहते हैं A1, दूसरी टर्म को हम कहते हैं A2, तीसरी टर्म को कहते हैं A3। लिखने का तरीका देखिए, पहले आपको लिखना है A, ठीक है, और फिर यहाँ पर छोटा सा नंबर लिखना है 1, तो A1, फिर यहीं पे A2, A3, ऐसे नहीं लिखना कि A लिखा और फिर बड़ा सा 1 बना दिया, तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलत है। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी टर्म्स को लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है बेटा। और पहली टर्म जो ये A1 होती है, इसको हम, आप आगे सीखेंगे अगले वीडियोस में, इसको हम A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली जस्ट A लिख दीजिए तो A से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है बेटे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो A1, A2, A3, A4, और मैंने क्या कहा, AP में कभी भी A2 - A1 कीजिए या A3 - A2 कीजिए या A4 - A3 कीजिए, यानी हर आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म माइनस कीजिए तो हमेशा सेम आता है। और वो किसके सेम आता है? वो हमेशा सेम आता है कॉमन डिफरेंस के। आपने ये ऑब्जर्व किया था, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही 2 क्या था? कॉमन डिफरेंस था, राइट। तो जो ये डिफरेंस होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यही है इस बेसिक में। तो अभी इतना ही सिखाया है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे an क्या होता है, an+1 क्या होता है, sn+1 क्या होता है, वो सब आगे आएगा। अभी फिलहाल हम 5.1 के पहले 2 क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो 4 केसेस आपको दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन से केसेस को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, इनमें से कौन से केसेस से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। तो टैक्सी फेयर यानी टैक्सी का जो किराया है वो ईच किलोमीटर के लिए, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर जब आप टैक्सी में ट्रेवल करेंगे तो उसका किराया 15 रुपये आपको देना है। तो 1 किलोमीटर मान लीजिए आपने टैक्सी में ट्रेवल किया तो 15 रुपये देना है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद आप हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए ₹8 और देंगे। यानी अगर आप 1 किलोमीटर ट्रेवल किए तो आपने 15 रुपये दिए, अगर आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किए तो 15 + 8 रुपीज़ दिए। तो 15 + 8 कितना हो गया आपका? 23 हो गया। फिर आपने एक और किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया तो फिर 23 में ₹8 और जोड़कर आपको देने हैं, और हर सक्सीडिंग किलोमीटर के लिए आपको 8-8 रुपये उसमें जोड़ के देने हैं। तो क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा? अगर आप डेफिनेशन समझ गए तो काफ़ी आसानी से आप बता सकते हैं। तो देखिए, पहले क्किलोमीटर के लिए आपने कितने रुपए दिए? 15 रुपये दिए, राइट। और फिर अगले किलोमीटर के लिए आपने कितने रुपए दिए? 15 + 8, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 रुपये बढ़ा कर दिए। और फिर अगले किलोमीटर के लिए आपने फिर से 8 रुपये बढ़ा कर दिए, यानी 31। तो जो लिस्ट बनी नंबर्स की वो बनी 15,
23, 31, ये आपकी लिस्ट बन गई। क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हर प्रीसीडिंग नंबर में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करने से अगली टर्म आती जाए तो वो एक एपी होता है। तो 15 में आपने जब 8 ऐड किया तो अगली टर्म आई, फिर 8 ऐड किया तो अगली टर्म आई, तो आपने देखा कि एक कांस्टेंट टर्म 8 को ऐड करते रहने से आपको एपी मिल गई। ठीक है, तो यानी कि ये एपी है। और दूसरा तरीका जो कि बड़ा ही आसान है वो ये है कि a2 माइनस a1 कर लीजिए, यानी 23 माइनस 15, और a3 माइनस a2 कर लीजिए, यानी 31 माइनस 23। तो 31 माइनस 23 8 आ जाएगा, और 23 माइनस 15 भी 8 है। तो जब डिफरेंस सेम है इनका तो ये पक्का पक्का एपी होगी। तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में कितनी हवा प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो एक सिलेंड्रिकल पिस्टन है, जैसे इंजन्स में होता है, सिलेंडर है और उसके अंदर एक पिस्टन है। तो जब वो पिस्टन पुश करता है अंदर, राइट, जैसे आपने होली में पिचकारी भी चलाई होगी, तो उसमें जब आप पुश करते हैं तो थोड़ा पानी वो बाहर फेंक देता है। इसी तरीके से जब आप उसमें पानी नहीं है, हवा भरी हुई है, तो आप जब उसको पुश कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, उसमें से 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। तो जो उसमें हवा थी उसको आपने पुश किया तो 1/4 एयर उसकी बाहर निकल गई। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट टाइम और पुश किया तो जो 1/4 एयर थी वो और बाहर निकल गई, और ऐसा ही आप करते गए। ठीक है, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा? एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी आसान है पर लैंग्वेज समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो मान लिया जाए कि ओरिजिनली वॉल्यूम जो था वो था एक्स वॉल्यूम था सिलेंडर में, राइट। अब इस सिलेंडर में से वैक्यूम पंप के द्वारा या पिस्टन के द्वारा कैसे भी करके 1/4 हवा बाहर निकाल ली गई। अब ये 1/4 हवा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसमें जितनी हवा थी उस हवा को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी हवा बाहर निकाल ली गई। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए कि अगर उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब हवा थी, 20 सेंटीमीटर क्यूब हवा थी, तो उसका 1/4 हवा हमने बाहर निकाल दिया, 1/4 हवा। तो 1/4 हवा कितना होगा उसका? 20 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यानी कि 5 बाहर निकाल दिया। क्लियर हो गया? और अगर 16 सेंटीमीटर क्यूब होता तो 16 इंटू 1/4 यानी 4 बाहर निकलता। तो अभी हमने क्या अज्यूम किया है? हमने अज्यूम किया है कि x हवा उस सिलेंडर के अंदर है, तो उस x का 1/4 ओरिजिनल x में से माइनस कर देना है। मतलब ओरिजिनली तो इतना वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम में से 1/4x माइनस कर देना है, क्योंकि 1/4x हवा को बाहर निकाल दिया गया है। क्लियर हो गया? बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर 1/4 लिख देते हैं। 1/4 का कोई सेंस नहीं है। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ओरिजिनल वॉल्यूम x था, 1/4 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है और फिर x में से माइनस कर देना है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बताया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं बेटा। 4 इंटू एक्स इज 4x, 4x माइनस 1x इज 3x/4। तो इतनी हवा बचेगी जब आप एक बार उसमें से हवा, सिलेंडर में से हवा को बाहर निकालेंगे। कितनी हवा बच गई? 3/4x हवा बच गई। ठीक है, अब अगली बारी क्या होगा? तो अगली बारी ये होगा कि ओरिजिनली वॉल्यूम था 3/4x, अब ये वॉल्यूम कितना है? 3/4x। अब ये ध्यान रखना, अब हवा उसमें x नहीं बच गई है, अब उसमें हवा कितनी बच गई है? 3/4x हवा बच गई है। उस 3/4x का भी 1/4 अब आपको बाहर निकालना है। तो जितना वॉल्यूम बचा है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया और फिर 3/4x में से माइनस कर दिया। आई होप आपको समझ आया। पहले ओरिजिनली x हवा थी, राइट, तो इस x में से क्या माइनस किया था? x का 1/4 माइनस कर दिया था, तो बचा कितना? 3/4x। अब सिलेंडर में कितनी हवा है? सिलेंडर में 3/4x हवा है, और अब इस 3/4x का 1/4 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो बेटे हमने क्या किया है, इन दोनों में ही 3/4x कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से 3/4x जब बाहर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा 1, और यहाँ से 3/4x चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1/4। एलसीएम लिया, 4 1 जा 4, 4 - 1 3/4, मल्टीप्लाई गया 9/16x आ जाएगा, है ना। ऊपर 3 3 जा 9, नीचे 4 4 जा 16। तो कुल मिला के जो आपकी टर्म्स बनी है वो बनी है, पहली टर्म है x, फिर बनी है 3/4x, फिर बनी है 9/16x। तो अब सवाल ये है, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? लगता तो नहीं है। देख लेते हैं। a2 - a1 किया हमने, यानी 3/4x - x किया हमने, तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, 3x - 4x -x/4 आ गया। इसी तरीके से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया हमने, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है ये, सेकेंड टर्म है ये, माइनस किया हमने इसको, ठीक है। तो दोनों में 3/4x कॉमन आ रहा है बेटे। इस 9 में से आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा, और इस 16 में से 4 कॉमन लेंगे तो नीचे 4 बच जाएगा, और ये x भी बाहर गया है तो यहाँ क्या बच गया, 3/4 बच गया। ये 3/4x पूरा का पूरा बाहर कॉमन ले लिया है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। तो कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, 4 1 जा 4, 3 - 4 इज -1, तो -1/4 बचा, मल्टीप्लाई किया तो है -3/16x। तो a2 - a1 ये आया था -x/4, और a3 - a2 आया -3/16x। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, नहीं है, तो ये AP भी नहीं है। क्लियर है? अगर इक्वल होता तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता, इक्वल नहीं है यानी AP भी नहीं है। थर्ड पार्ट को देखते हैं बेटे। तो थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है। तो वेल डिग कर रहे हैं, उसका कॉस्ट है। तो क्या कहा गया है, व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। तो पहले मीटर, जब 1 मीटर गड्ढा आपने खोदा, पहला 1 मीटर, तो उसमें 150 रुपये का खर्चा आया, ठीक है। और फिर उसके बाद इट राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और उसके बाद हर एक्स्ट्रा मीटर जब आप गड्ढे को खोदेंगे तो जो खर्चा है वो 50 रुपये से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 मीटर गड्ढा खोदा तो 150 रुपये पहले दे देंगे उस 1 मीटर के, फिर अगले 1 मीटर को खोदने के लिए आपको 50 रुपये बढ़ा कर देने पड़ेंगे, यानी अब 200 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। मुश्किल हो जाएगा ना काम, अब उसको नीचे जाके गड्ढा खोदना पड़ेगा, और मिट्टी ऊपर फेंकने में भी उसको टाइम लगेगा। और फिर जब आप अगला 1 मीटर और गड्ढा खोदने के लिए कहेंगे उसे, तो अभी 200 दिए थे, अब उसमें और 50 रुपीज़ बढ़ा के 250 रुपये देने पड़ेंगे उस 1 मीटर और खोदने के लिए, ठीक है। तो ऐसा है, अब और गड्ढा गहरा करना है तो 50 रुपीज़ बढ़ा के हर बार उसको पैसे देने। ये क्वेश्चन है, क्या ये एक AP है? डेफिनेशन से तो AP है। क्यों? क्योंकि पहली टर्म 150 है, और उसमें 50 ऐड करके अगली टर्म आ रही है, फिर 50 ऐड करके अगली टर्म आ रही है, फिर 50 ऐड करके अगली टर्म आ रही है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये AP हो ही गई है। देखिए पहली टर्म 150 है, अगली टर्म 200 है, फिर उसकी अगली टर्म 250 है, ठीक है। और a2 - a1, 200 - 150 is 50, एंड a3 - a2 इज ऑल्सो 50। तो दोनों बराबर हैं, इसलिए ये हो गया एक AP। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट इसका बैंकिंग पर है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। बैंक में 10,000 रुपये डाल दिए गए हैं, हर साल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा बैंक में वो आपको बताना है, और इंटरेस्ट आपको पे करना है 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बताना है अमाउंट कितना होगा। तो क्या ये एक AP है? देखते हैं। सबसे पहले आपका अमाउंट पहले साल में जो है वो है 10,000 रुपये, ठीक है जी, 10,000 रुपये है। और सेकेंड ईयर में आपका अमाउंट कितना हो गया? तो देखिएगा 10,000 रुपये तो देन है ही आपके बैंक में, और उस पे बैंक आपको 8% का इंटरेस्ट देगा ना। परसेंट जैसे अभी हमने वो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन देखा, वैसे ही परसेंट का भी हिसाब है। जब कोई कहता है 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसका मतलब है 8/100 आपके पास ओरिजिनली जितना पैसा है उसका 8/100
बैंक आपको देगा। ओरिजिनली जितना पैसा आपके अकाउंट में है उसका 8/100 बैंक आपको देगा। तो 10,000 प्लस 8/100 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास बैंक में कितना पैसा है, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, राइट, और हमारे पास बचेगा 8 × 100 यानी 800। तो एक साल खत्म होने के बाद आपके पास जो ओरिजिनल 10,000 रुपये थे वो तो हैं ही, और ये जो 800 रुपये हैं इंटरेस्ट के वो भी हो गए, और अब आपके पास 10,800 रुपये बैंक में है। तो एक साल खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में 10,800 रुपये हैं। इतना आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर वही सेम प्रोसेस होगा, आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देखते हैं। तो ओरिजिनली आपके पास 10,800 रुपये हैं और बैंक आपको देगा 8% यानी 8/100। 8/100 किसका, जितने पैसे आपके अकाउंट में, तो आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, 10,800। तो 10,800 का 8% आपको बैंक पैसा देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले आपके पास 10,000 रुपये थे तो 10,000 का 8% दिया था, और अब आपके पास 10,800 रुपये, तो अब आपको 10,800 का 8% मिलेगा। तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा है कि वो हर बार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 10,800 का 8% मैंने निकाला, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए हैं, सॉरी 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए हैं, और 108 × 8 864 आ गया। तो पिछली बार का इंटरेस्ट 800 रुपीज़ था, अब का इंटरेस्ट है 864, और ये 864 आपके ओरिजिनल पैसा जो आपके पास था उसमें ऐड करेंगे तो ये आपका अमाउंट है अगले साल के एंड में। तो शुरुआत में कितना अमाउंट था बेटे, शुरुआत में अमाउंट था 10,000 रुपये, फिर उसके बाद बना 10,800, फिर बना 11,664 रुपये, 11,664 रुपीज़। और अब हम देखते हैं ये एपी है कि नहीं। तो हमने क्या किया है, हमने सेकेंड टर्म में से यानी 10,800 में से 10,000 को माइनस किया है। ठीक है, तो वो आ गया 800। और फिर हमने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस की, थर्ड टर्म यानी 11,664 में से 10,800 हमने माइनस किया है, 10,800, तो ये आया 864। तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी एपी नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्म बताइए, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपको पता ही है क्या होता है, पहली टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो सेकेंड टर्म आएगी, फिर सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो थर्ड टर्म आएगी, फिर उसमें फिर डी ऐड करना है तो अगली टर्म आएगी। हमने बेसिक में सीखा था, एक बार याद दिला देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस 3 में जब हमने 2 ऐड किया तो 5 आया था, फिर 5 में 2 ऐड किया तो 7 आया था, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आया था, ऐसा। तो अभी ए पता है, डी पता है, तो आई गेस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार मुँह जुबानी देख लेते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन भी दिखाते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है 10, तो पहली टर्म 10 है, ठीक है, हम लिख देते हैं पहली टर्म है 10, राइट। और इसमें हम जब 10 ऐड करेंगे तो अगली टर्म क्या मिलेगी, तो अगली टर्म मिलेगी हमको 20। फिर इसमें हम 10 और ऐड करेंगे तो हमको अगली टर्म क्या मिलेगी, अगली टर्म हमें मिलेगी 30। और फिर इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो हमको अगली टर्म क्या मिलेगी, तो अगली टर्म हमको मिलेगी 40। इतना आसान है, आपको बस 10 ऐड करते जाना है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे पेपर में, प्रेजेंट कैसे करना है, तो करने का तरीका ये है कि A10 है, D10 है, A1 10, राइट, फर्स्ट टर्म को A1 बोल दिया, और A2 क्या होगा, A1 प्लस D, यानी A1 में D ऐड करना है, तो A1 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। फिर A3 क्या होगा, A2 प्लस D, तो 20 में अब 10 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। फिर A4 क्या होगा, A3 प्लस D, यानी हर पीछे वाली टर्म में 4 है तो 3 प्लस D, 3 है तो 2 प्लस D, ऐसा 10 ऐड करते जाना है, आपको आगे की टर्म्स मिलती जाएंगी। क्वेश्चन करना आपको आ गया, हमने आपको रिप्रेजेंट करना भी सिखा दिया। तो एंड में लिख दिया 10 द टर्म्स आर 10, 20, 30, 40, 4 ही टर्म्स पूछिए, बाकी बताने को तो हम कितनी भी टर्म्स बता सकते हैं जितनी क्वेश्चन में पूछी जाए। सेकेंड पार्ट बेटा खुद से करेंगे। A-2 है और D 0 है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ध्यान रखें इस बात का। तो कोई आपसे कहता है क्या 5, 5, 5, 5, 5, 5 एक AP है, जी हाँ ये एक AP है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है बेटे।
तो अच्छा, इसकी पहली टर्म -2 है, अगली टर्म भी -2 होगी क्योंकि d तो 0 है। तो जब आप इसमें 0 ऐड करेंगे -2 + 0 तो -2 ही आएगा। फिर तीसरी टर्म भी -2 ही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब d 0 है तो 0 ऐड करने से जब टर्म्स आगे बढ़ेंगी तो उनमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो वही रहेंगी। ठीक है, तो -2 -2 -2 -2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट को। पहली टर्म है 4, राइट। तो पहली टर्म है 4 और हम चाहते हैं कि, एक मिनट, हाँ, तो पहली टर्म है 4, राइट, और कॉमन डिफरेंस है -3। तो कॉमन डिफरेंस अगर -3 है तो 4 में -3 ऐड करेंगे तो 4 - 3 कितना होता है, 1। ठीक है, फिर 1 में -3 ऐड करेंगे तो 1 - 3 कितना होता है, 1 - 3 होता है -2। और फिर -2 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, -5। तो d उसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, तो 4 - 3 1, 1 - 3 -2, -2 - 3 is -5। ओके बेटे, तो इतना आसान है। लिखना जरा ढंग से, जैसे मैंने बताया था कैसे रिप्रेजेंट करना है वैसे ही लिखना, ऐसा नहीं कि बस इतना लिख के आ गए पेपर में। तो फोर्थ पार्ट है a - 1 d½ a - 1 d½ तो है तो वही, पर मैंने कर दिया फिर भी, क्योंकि फ्रैक्शन है तो आपको कैसा लगेगा करने में। a1 है -1 प्लस d है हाफ, -1 + हाफ, एलसीएम लेंगे तो -2 + 1, -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया ऊपर, और नीचे 2, तो -½ आ गया। फिर a3 कितना है, a3 है a2 + d, a3 है a2 + d, a2 है -½ राइट, और d कितना है, d है हाफ, तो -½ + हाफ कितना हो गया, 0 हो गया, तो a3 आ गया 0। फिर a4 है a3 + d, तो a3 कितना है, 0, 0 + d, 0 + हाफ, ध्यान रखिए d की वैल्यू हाफ है, 0 + हाफ हो गया हाफ, तो ये आपकी 4 टर्म्स आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसमें a है -1.25 और d है -0.25। तो फर्स्ट टर्म तो -1.25 है, सेकेंड टर्म क्या होगी, a1 + d, यानी -1.25 में ये -0.25 ऐड करना है, तो दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, -1.25 और -0.25 हो जाएगा -1.50, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले 2525 मिलके कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब a2 आ गया -1.50, a3 चाहिए जो होता है a2 + d, तो a2 है -1.50 और उसमें d ऐड कर देंगे, d है -0.25, तो 50 और 25 मिलके कितना हो गया, 75 हो गया, है ना। 50 + 25 कितना होता है, 75, तो 50 और 25 मिलके हो जाएगा 75, राइट। डेसिमल के बाद 50 25 बोलते नहीं है, बस मैंने ऐड करने के लिए आपको बताया। और a4 जब हम करेंगे तो होगा a3 + d, और a3 है -1.75 और d तो -0.25, d तो चेंज नहीं होता है, d वही रहता है, और 75 25 100 होता है ना। तो ऐसे ही 0.75 0.25 हो जाएगा पूरा 1.00, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। आप ऐड कर सकते हैं, इसको एक बार करके दिखा देते हैं आपको अगर कोई दिक्कत हो तो, राइट। 1.75 और क्या है 25, तो दोनों नेगेटिव हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 5 10 0 इधर, 7 1 8 9 10 0 इधर, 1 इधर, और 1 1 2, तो -2.0 हो गया, है ना। तो ये आपकी बेटा सारी चारों टर्म्स आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।